आज है हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल चैप्टर नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियस प्राइसिंग मटेरियल्स, प्राइसिंग मेथड्स के बारे में कि मटेरियल्स इशू कैसे किए जाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें पहला है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड जिसको बोलते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड विद द assumption that the materials which are received first are issued first। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमारा ये एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं कि जो मटेरियल्स पहले रिसीव्ड हुए हैं वही मटेरियल्स पहले इशू भी होंगे। फीफो मेथड में यही है कि जो मटेरियल्स पहले रिसीव्ड हुए हैं वही इशू पहले होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फीफो। एडवांटेजेस ऑफ फीफो में फर्स्ट है हमारा इट इज़ ईजी एंड सिंपल टू अप्लाई। फीफो मेथड ईजी भी होता है और सिंपल होता है एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। नो मैनिपुलेशन ऑफ इनकम इज़ पॉसिबल। इसमें इनकम की मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होती है। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब प्राइसेस हमारे किसी भी प्रोडक्ट के गिरते हैं या फॉल करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इस मेथड में प्राइसेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, प्राइसेस डू नॉट फ्लक्चुएट। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन क्लरिकल एरर्स। डिसएडवांटेज पहला हमारा नुकसान इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारे एरर्स हैं वो उसमें इंक्रीज आ सकता है, उसमें इंक्रीजमेंट हो सकती है। एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन मैनी परचेजेस। ये मेथड बहुत ही परचेजेस में जितने भी अगर ज़्यादा परचेजेस होंगे तो उस चीज़ में ये मेथड जो हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है अप्लाई करना इसको। इट रिड्यूसेस परचेज एंड सेल। ये परचेज और सेल्स को भी कभी कभी रिड्यूस करता है। देन नेक्स्ट है हमारा डिमिनिशेस अ कंपनीज कैश फ्लो एंड ग्रोथ। ये जो मेथड है ये कभी कभी ये करता है कि क्या कंपनी की जो कैश फ्लो है, कंपनी का कैश फ्लो है और जो ग्रोथ है कंपनी की वो भी डिमिनिश करता है। इट डिमिनिशेस कंपनीज कैश फ्लो एंड ग्रोथ। डिमिनिशेस मीन्स उसको कम करता है। नेक्स्ट है हमारा LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज यूज्ड। दिस मेथड इज यूज्ड विद द assumption that the latest receipts of materials are issued first for production and the earlier receipts are issued last। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पहली रिसिप्ट, जो मटेरियल्स हम लोगों के पहले इशूड हुए हैं उन लोगों को ना इशूड, जो रिसीव्ड हुए हैं, जो पहले हमारे अर्लियर रिसिप्ट्स हैं वो उन लोगों को पहले ना इशू करके जो लेटेस्ट जो हम लोगों को रिसेंटली इशूड होते हैं, रिसीव्ड होते हैं, उनको हम लोग इशूड पहले करते हैं और जो पहले रिसीव्ड हुए हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे।
उनको हम लोग बाद में करते हैं। तो इस मेथड में अगर हम लोग समझें क्या होता है, इसका फीफो मेथड का जस्ट उल्टा इसको आप समझिए कि फीफो में जो पहले रिसीव्ड हुआ उसको पहले ही इशूड करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहले इशूड हुआ उसको लास्ट में इशूड करेंगे। जो पहले रिसीव्ड हुआ उसको लास्ट में इशूड करते हैं, और जो लास्ट में रिसीव्ड हुआ उसको पहले इशू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ लीफो मेथड। एडवांटेजेस में पहला हमारा आता है कि नो एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इज़ नेसेसरी। इस मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रॉफिट। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि प्रॉफिट फॉल करे या प्रॉफिट कम हो। हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिजल्ट इन अ स्मॉलर टैक्स लायबिलिटी। अगर गुड्स जो सोल्ड हुए हैं उनकी ज़्यादा कॉस्ट है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में 3 पॉइंट्स हैं। पहला हमारा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? इट इज़ वेरी बोरिंग टू कैलकुलेट इशू प्राइसेस। इसमें कभी कभी वेरी बोरिंग या कभी कभी डिफ़िकल्ट भी लिख सकते हैं। इसमें कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बोरिंग टू कैलकुलेट इशू प्राइसेस। इशू प्राइस को कैलकुलेट करने में कभी कभी डिफ़िकल्टी आती है, परेशानियाँ आती हैं। दिस मेथड डज नॉट मैच विथ फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल्स। ये मेथड जो होता है हमारा वो फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल से मैच नहीं करता है। थर्ड, कंपैरिजन अमंग सिमिलर जॉब्स इन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें डिफ़िकल्टी क्या आती है कि सिमिलर जॉब्स में कंपैरिजन करना, 2-3 तरह की जॉब्स में कंपैरिजन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन लीफो मेथड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड है हीफो मेथड। हीफो आप लोगों ने सुना होगा। हीफो को बोलते हैं हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादातर। लीफो या फीफो मेथड के ही क्वेश्चंस होते हैं, बट थ्योरी में अगर पूछा जाए तो लीफो, फीफो, हीफो ये मेन मेथड्स होते हैं 3, आगे भी हैं। तो हीफो मेथड क्या होता है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हीफो मेथड, दिस इज एन अकाउंटिंग मेथड इन विच इन्वेंट्री with the highest cost of purchase is the first to be used or sold out of the stock. हाईएस्ट और इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है परचेज की, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ परचेज ज़्यादा है उसी को हम लोग पहले यूज़ करेंगे, इशूड करेंगे या सोल्ड करेंगे आउट ऑफ स्टॉक। फीचर्स ऑफ हीफो। हीफो ऑफ ऐसे समझिए जैसे हीफो ऑफ ऐसे समझिए जैसे मेरे पास 1000 रुपये के प्रोडक्ट्स, 1000 रुपये की इन्वेंट्री है। 1000 रुपये से मैंने 1000 रुपये में सबसे ज़्यादा मैंने जो परचेज़ किया था, मेरे पास 500 रुपये की सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाली परचेज़ है इन्वेंट्री का। मैंने 2 परचेज़ किए थे, 3, एक 300 की, एक 200 की।
तो सबसे ज़्यादा परचेज कॉस्ट किसका है? 500 रुपये वाली का, फर्स्ट का, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। तो हम लोगों के पास जो इन्वेंट्री है वो इस कॉस्ट, फर्स्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ परचेज ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग सबसे पहले सोल्ड आउट करेंगे, स्टॉक से सोल्ड आउट करेंगे या इशूड करेंगे, और इन दोनों को करेंगे रिजेक्ट, इस तरह से। तो अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ हीफो। फीचर्स ऑफ हीफो में हीफो मेथड डिक्रीजेस देयर टैक्सेबल इनकम। हीफो मेथड से जो टैक्सेबल इनकम है या टैक्स लायबिलिटी है वो भी कम होती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स, जो सेल्स हमारी किसी भी प्रोडक्ट की है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन मार्केटिंग इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग। अगर मार्केट अगर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, तो उस केस में हीफो मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड। इट हैज़ नॉट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस। इसका ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेंस नहीं होता है। पिछले पॉइंट में बोला गया कि जब मार्केट फ्लक्चुएटिंग होती कॉन्स्टेंटली तभी इसका सूटेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसी तरह से इसका वाइड एक्सेप्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा, फोर्थ मेथड है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या है? इज इन दिस मेथड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग total of unit purchase prices of different lots in stock by number of prices। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्राइस हम लोगों का अगर निकालें, एवरेज प्राइस हमने ऐसे लिख लेते हैं, तो एवरेज प्राइस जो टोटल यूनिट होगी परचेज प्राइस डिफरेंट लॉट्स में, डिफरेंट लॉट्स इन स्टॉक में, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्राइसेस से, तो ये इससे हमारा एवरेज प्राइस निकलेगा, जो कि है हमारा सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, इसके फीचर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स। इसमें फीचर्स क्या आते हैं? पहला है इट इज़ सिंपल टू ऑपरेट। ये बहुत ही सिंपल होता है ऑपरेट। बेसिकली आपको करना क्या, केवल टोटल यूनिट परचेज प्राइसेस डिफरेंट लॉट्स में कितने हैं अपॉन नंबर ऑफ प्राइसेस करके एवरेज प्राइस निकाल लेना है। इट इज़ अफेक्टेड बाय आउटलाइनर्स या आउटसाइडर्स, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा उसका भी इफेक्ट होता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड पे। देन थर्ड, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। बिल्कुल मैंने आपको बोला था इजी टू सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल टू ऑपरेट, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू कैलकुलेट। कैलकुलेट में क्या करना, बस केवल ये फॉर्मूला लगाना है। इट इज़ क्वाइट अनसाइंटिफिक। इसमें कोई भी साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको साइंटिफिक नॉलेज इतनी हो। बिल्कुल इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगना है जिसको बोलेंगे इट इज़ अनसाइंटिफिक। इसमें कोई ज़्यादा साइंटिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन हैंड। इसका हम लोग अगर फॉर्मूला देखें वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक ये लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे में टोटल क्वांटिटी ऑफ
मटेरियल इन हैंड। तो ये हमारा निकलेगा। इसमें भी बस केवल ये एक आपको फॉर्मूला लगाना है कि अगर हम लोगों को वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से कोई भी इशूड या रिसिप्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, केवल आप टोटल वैल्यू या टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जितने आपके स्टॉक में है उससे आपको उसको डिवाइड कर दीजिए जितने आपके मटेरियल्स इन हैंड है टोटल क्वांटिटी से। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, ABC एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पेपर्स में भी आया हुआ है। ABC एनालिसिस देखते हैं। ABC एनालिसिस इज एन मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन विच materials are classified into 3 categories, that is A, B and C। इस मेथड में क्या होता है, ये एक मेथड है कंट्रोल करने का मटेरियल कॉस्ट को, जिस मेथड में हम लोग मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, जो पहला है हमारा A, दूसरा B एंड C। देन अब आप जाते हैं A मटेरियल्स। A मटेरियल्स आर दोज which are very costly and used in small quantity। A materials वो materials होते हैं जो very costly होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं और जो कम quantity या small quantity में used किए जाते हैं। B materials are those which are of medium value and used in medium quantities। इसमें B materials जो होते हैं वो एक मीडियम वैल्यू के होते हैं और मीडियम क्वांटिटीज़ में यूज्ड किए जाते हैं। C materials are those which are very cheap materials and used as large quantities। अगर हम इन तीनों का एग्जाम्पल देखें तो A materials like gold, डायमंड्स एक्सेट्रा। B materials में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं होम फर्निशिंग के, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये आ जाता है। और C मटेरियल्स में जो डेली यूज़ के हमारे सोप है, ब्रेड है या कुछ भी हो सकता है जो हम लोगों को डेली यूज़ में जो मटेरियल्स लगते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ABC एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स में पहला है हमारा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू सिक्योर इकोनॉमी थ्रू एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल। पहला मेन है कि इकोनॉमी को सिक्योर करना कि थ्रू द एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल, एक एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल हो जिससे हम लोगों की इकोनॉमी एक सिक्योर हो सके। डेवलपिंग पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कंट्रोल। पॉलिसी गाइडलाइंस या रूल्स बनाना फॉर द मटेरियल कंट्रोल। इंश्योर्स बेटर प्लानिंग एंड फोरकास्ट। ABC एनालिसिस सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि हम लोगों की बेटर प्लानिंग हो या बेटर फोरकास्ट हो जो भी हमारे मटेरियल्स है उससे रिलेटेड। इट ऑल्सो इंश्योर्स बेटर अकाउंटिंग एंड इंस्पेक्शन। इससे ये भी इंश्योर करता है कि हमारी बेटर अकाउंटिंग हो, जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं और उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो और हम लोगों को प्रॉपर कॉस्ट के बारे में पता चल सके। लिमिटेशंस क्या होते हैं ABC एनालिसिस के लिमिटेशंस? फर्स्ट है इट इज़ फुल्ली इफेक्टिव विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, लिमिटेशंस में पहला आता है कि ये फुल्ली इफेक्टिव है अगर इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ना हो। अगर किसी भी चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो फिर उसका मतलब ही क्या बनता है। देयर इज़ नो साइंटिफिक बेस अंडर ABC एनालिसिस। पहला। दूसरा है इसमें कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होता है। इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ABC एनालिसिस हमेशा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, लार्ज अंडरटेकिंग्स के लिए होता है, ना कि स्मॉल फर्म्स या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
यहाँ तक आज आपको मैंने बताया। थैंक यू।